अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। आज 27वीं की रात है, आज 27वीं का बल्कि रोज़ा है, कल रात थी, तो अल्लाह पाक की ज़ात आपकी तमाम वो दुआएँ कबूल फ़रमाए, तमाम वो इबादात कबूल फ़रमाए जो कल रात आपने की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। अफ़गानिस्तान अपनी तमाम जंग एआई और भारतीय मदद के प्रोपेगेंडे से जीतने की कोशिश कर रहा है। कल पाकिस्तान ने काबुल में एक फ़ौजी तनसीब को निशाना बनाया, जहाँ से पाकिस्तान ड्रोन भेजकर पाकिस्तानी अवाम को हरासा किया जाता था। देखिए, फुटप्रिंट होते हैं कि जो जो ड्रोन उड़ रहा है, कहाँ से उड़ रहा है, ये हो नहीं सकता कि ना पता हो ना। अब तो जो आपके सैटेलाइट हैं, वो आपको एक-एक चीज़ दिखा रहे होते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जहाँ से ड्रोन उड़ रहे हैं और वो पता ना चले कि कहाँ से उड़ रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने ड्रामा रचा लिया, मनशियात के आदी अफ़राद के अस्पताल को निशाना बनाया गया, जबकि अस्पताल का गार्ड खुद इनके दावे की तरदीद कर रहा है। अफ़गान सिक्योरिटी गार्ड ने भारतीय हमायत याफ्ता तालिबान के झूठे बयानिए को बेनकाब किया है। मनशियात बहाली मरकज़ पर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड की ऐनी शाहद ने गवाही दी कि तालिबान से मुंसलिक ज़राए की जानिब से फैलाए गए दावों को बल्कि गलत साबित हो रहे हैं। गार्ड के मुताबिक हमला इमारत पर नहीं बल्कि इससे तकरीबन 200 मीटर दूर हुआ और इसने मजीद बताया कि सिर्फ मामूली नोयत की चोटें आई हैं, जबकि बड़े पैमाने पर हलाकतों के दावे बेबुनियाद है। तमाम जख्मी अफराद जो है वो बेहतर हालत में है और अहम बात यह है कि इलाके में एंटी क्राफ्ट गन फायर की मौजूदगी इस बात की निशानदही करती है कि निशाना बनाया गया मुकाम एक फौजी कंपाउंड था, ना कि कोई शहरी तब्बी मरकज। ये हकायक इस मन घड़त बयानिए को रद्द करते हैं जिसके जरिए इस हमले को अस्पताल पर ज़ाहिर करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जहाँ हमला किया गया वो एक फ़ौजी कैंप था जो अफ़गानिस्तान के मशरकी मज़ाफ़ात में वाक़ एक अहम अमरीकी कायम फ़ौजी अड्डा था जो अफ़गान नेशनल आर्मी और पुलिस की तरबियत के लिए मरकज़ी मरकज़ी के लिए तौर इस्तेमाल होता था। जिसे अमरीकी हकाम ने इसको 2014 में जो अफ़गान हकाम है ना, इनके हवाले कर दिया था। अफ़गानिस्तान से ही एक ऑडियो मैसेज लीक हो रहे हैं जिनमें लोग बता रहे हैं कि अफ़गान तालिबान ने खुद उस अस्पताल में आग लगाई है। मुबीना तौर पर मनशियात के अफराद की बहाली के नाम पर संगीन सवालात उठ रहे हैं और ज़राए के मुताबिक ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया कि आखिर कंटेनर्स में रखे गए इन अफराद जिन्हें मुबीना तौर पर खुदकश हमलावर बनाने के लिए जबरी नश्ते का आदी बनाया जा रहा था, को असला डिपो के दरमियान में क्यों रखा गया? इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाक़े में किसी बराह रास्त हमले के शवाहिद नहीं मिले, जबकि बाद में होने वाले धमाके और आग ने पूरे इलाके को लपेट में ले लिया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि असल तबाही असला के ज़ख़ीरे में होने वाले सानवी धमाकों से हुई है। देखिए, 2 चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान वो तमाम अड्डे ख़वारिज के तबाह कर रहा है, जो कि जिनके ज़रिए जहाँ से ये दहशतगर्दी जो है वो फैल रही है और पाकिस्तान इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा और कोई कंप्रोमाइज़ करेगा भी नहीं। अब तालिबान को मिलेगा क्या? तालिबान अपनी आखिरी साँसें ले रहे हैं। तालिबान रजीम जो है उनको पता है कि अब उनके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। तो अब वो इस किस्म की हरकतें करेंगे। अब वो लोगों पर खुद बम मारेंगे, लोगों को खुद मार कर पाकिस्तान पर मुद्दा डालेंगे। खुद आग लगाएँगे। अच्छा, जहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक किया है, उससे 400 मीटर दूर जो है वो आग लगी है और वो कंटेनर है और वहाँ पे कंटेनरों में नशा करने वाले लोगों को रखा गया है, बल्कि उनको आदी मुजरिम बनाया जा रहा है, ताकि उनको कल आप पाकिस्तान में भेज सकें और उनसे खुदकुश हमले करवा सकें। अब देखिए, जो इस नहज तक पहुँच चुके हैं ना, वो फिर बस अल्लाह पाक की ज़ात ऐसे दुश्मन जो है ना वो ये बड़ा अजीब दुश्मन है अफ़गानिस्तान, बड़ा अजीब दुश्मन है अफ़गानिस्तान। बस अल्लाह पाक इस बदबख्त दुश्मन से पाकिस्तान की जान छुड़वाए, जो कि मुझे छूटती हुई नज़र इसलिए नहीं आ रही कि ये हमारे साथ हमसाया है। लंबा चौड़ा इसके पास बॉर्डर है। इससे इसको जो पैसे देता है, जो उसके लिए खेलता है, सारी उम्र के लिए पाकिस्तान से खेलता रहा है, पाकिस्तान के साथ मतलब कि लगा रहा है क्योंकि यहाँ से पैसा जा रहा था। अगर पाकिस्तान ने हाथ रोका है, तो हिंदुस्तान ने इनके आगे पैसा फेंका, तो ये हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े हैं। इस वक़्त मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान से जुड़ी जंगी सूरत-ए-हाल ने आलमी तवानाई की मंडी को गैर यकीनी बनाया है। खलीजी ख़त्ता दुनिया के तेल की फ़राहमी का सबसे अहम मरकज़ है, इसलिए वहाँ किसी भी जंग या तनाव का बराह रास्त आलमी तेल की कीमतों और सप्लाई पर पड़ता है। अगर खलीज से तेल की तरसील मुतासर हुई है या अबनाए हरमज़ जैसे अहम रास्तों में रुकावट आती है, तो इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस हो रहे हैं। ख़ास तौर पर इन ममालिक में जो अपनी तवानाई के लिए दरामदी तेल पर इन्हिसार करते हैं।
پاکستان بھی انہیں ممالک میں شامل ہے کیونکہ ہماری توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ بیرون ملک سے آنے والے تیل پر مشتمل ہے۔ عالمی قیمتوں میں اضافہ یا سپلائی رکاوٹ براہ راست پاکستان کی معیشت، مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایسے حالات میں دنیا کے کئی ممالک محدود وسائل کو منظم کرنے کے لیے ایندھن کو استعمال کے کنٹرول کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ ضروری شعبوں کے لیے سپلائی برقرار رکھی سکے۔ ایندھن کی راشنگ اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد قلت پیدا کرنا نہیں بلکہ دستیاب وسائل کو منصفانہ اور منظم انداز میں تقسیم کرنا ہوتا ہے تاکہ معیشت، ٹرانسپورٹ اور ضروری سرگرمیاں جاری رہیں۔ راشننگ کے مختلف طریقے سے ہو سکتے ہیں، جیسے گاڑیوں کو آ، تھوڑا سا مطلب آگے پیچھے کر دو، ایوان نمبر پلیٹس کے مطابق سڑکوں پر آنے کی اجازت دی جائے، مطلب کہ وہ جسے ایک سے لے کے تین، تین سے پانچ والی ایک دن اور دو، چار، چھ، آٹھ والی ایک دن، کچھ اس قسم کا مطلب کہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر گاڑی کے لیے محدود مقدار میں پیٹرولیم مقرر کرنا یا عوامی ٹرانسپورٹ کو عوام کی طرف سے ترجیح دینا ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے دنیا کے مختلف ممالک کے توانائی کے بحرانوں کے دوران بھی کئی دفعہ اس پہ قابو پایا جا چکا ہے تاکہ ایندھن کی کھپت کم ہو اور دستیاب ذخائر زیادہ دیر تک چل سکیں۔ عالمی موجودہ صورتحال کے تناظر میں توانائی کے استعمال، سپلائی اور ذخائر کے حوالے سے پیشگی منصوبہ بندی کی جائے تاکہ اگر عالمی بحران شدت اختیار کرے تو پاکستان اس کے اثرات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت نے کوشش کی ہے کہ توانائی کے ذخائر جو ہیں اس کو محفوظ رکھا جائے، سپلائی کو برقرار رکھا جائے۔ اگر ضرورت پیش آئے تو ایسے اقدامات کیے جائیں جو عوامی مشکلات کو کم سے کم رکھتے ہوئے قومی معیشت اور ضروری شعبوں کے لیے تحفظ فراہم کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ صرف آپ پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے یا پاکستان میں جنگ لگی ہے افغانستان کے ساتھ تو پاکستان میں مسئلہ ہو گیا، نہیں، اس وقت عالمی سب سے بڑا دنیا کا مسئلہ ہے۔ اور دیکھیں یہ جب سے تیل والا معاملہ چل رہا تھا تو اس چیز کو سوچا جاتا تھا کہ جب ایران کے ساتھ آپ پنگا لیں گے تو اب نائے ہرمز جو ہے وہ آپ کو تعطل پیدا کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایران پر حملہ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ انجوائے کرتے جائیں گے۔ یہ سوال نہیں پیدا، اس کے بارے میں پہلے سے سوچا جا رہا تھا اور آج وہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات پر حملوں میں ایک اور پاکستانی جاں بحق ہوا ہے۔ اماراتی حکام کے مطابق اماراتی فضائیہ دفاع نے بیلسٹک میزائل کو نکارہ بنایا اور ابو ظہبی کے علاقے بن یاس میں میزائل کے ٹکڑے گرے جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی شہری جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ حالیہ کشیدگی میں 3 پاکستانی شہری جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، ایک پاکستانی دبئی میں جبکہ 2 ابو ظہبی میں۔ اب ماشاءاللہ پاکستانی ہیں بھی وہاں پہ اتنے، اللہ پاک ان کو زندگیاں صحتاں دے۔ ہمارے بڑے دوست ہیں چاہے وہ دبئی میں ہیں یا ایمریٹس ابو ظہبی میں ہیں، شارجہ میں ہیں، ہر جگہ پہ ہیں کیونکہ اتنے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے آپ تمام دوستوں کو احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط بہت لازمی ہے، لیکن یہ ایک حادثہ ہوتا ہے، اس حادثے کی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ ویسے بھی ابھی امارات میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ غیر ضروری سفر سے بھی پرہیز کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک اور پرابلم بھی ہے نا، وہاں پہ آپ گھروں میں بیٹھ جائیں تو آپ کا چولہا بند ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو تنخواہ ملنی ہے کیونکہ اماراتی کمپنیاں جو ہیں وہ بڑی مطلب کہ ہاں جی سمجھ گئے ہو نا جی، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک ہمارے دوستوں پر، پاکستانیوں پر، بلکہ امارات پر، میں تو امارات کا بہت بڑا ویل وشر ہوں۔ امارات جو ہیں اس بات کے حوالے سے وہ جس طرح کدی کدی کہا جاتا ہے نا کہ سیلف میڈ ہے، فلاں بندہ تیار گھڑوں مارا سی لیکن اللہ نے انہوں ویکو کٹے رنگ لائے نے، وہ اس کی محنت ہوتی ہے جو اللہ اس کو رنگ لگاتا ہے۔ تو اماراتیوں نے بھی جس طرح صحراؤں میں شہر بنائے ہیں، صحراؤں میں ایک دنیا کے ہب بنا دیے ہیں ٹورسٹ کے، یہ بڑی محنت ہے اور ان سے جو محنت سے بنایا ہوا سارا کچھ ایسے جو ہے وہ برباد نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری دعائیں جو ہیں امارات کے ساتھ ہیں، دبئی کے ساتھ ہیں، ابو ظہبی کے ساتھ ہیں، شارجہ کے ساتھ ہیں، ہمارے بچپن کے جہاں پہ کرکٹ کے میچ ہوا کرتے تھے، اللہ کرے وہ میدان آباد ہوں، وہ انڈسٹریل زون برباد جو ہے وہ آباد ہوں اور بہتر ہو۔ بس اماراتیوں کو اللہ پاک جو ہے نا وہ اس ہمت اور حوصلے سے اس وقت کو گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آ، رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کے آخری دن آج 27واں روزہ پروپوگنڈا کیا گیا کہ مریم نواز دسترخوان جو کہ مریم نواز کے مہمانوں کے لیے سجایا جاتا تھا وہ بند کر دیا گیا، اور الحمدللہ وہ بند نہیں کر دیا گیا تھا، ذرا جہاز والے معاملے میں مسلم لیگ نون کے جو ہے نا جی وارئر، وہ ذرا اس میں پھنس گئے تھے، اس کو ڈیفینڈ کرنے میں پھنس گئے تھے، تو وہ چیزیں آپ کو دکھائی نہیں جا رہی تھی یا آپ تک پہنچ نہیں رہی تھی، لیکن پرسوں سے پھر الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ گجرات ہے، چاہے وہ رحیم یار خان ہے، چاہے وہ لیا ہے، چاہے وہ مظفر آباد ہے، چاہے وہ شیخو پورہ ہے،
फैसल आबाद, गुजरांवाला, जेहलम, आप किसी भी शहर का नाम लें, मंडी बहाउद्दीन, आपको दस्तरख्वानों पर आपको इस शहर के डीसी, इस शहर के एसी, अब देखिए ना बहुत सारे लिया को देखें, मतलब कि कितना दूर-दराज एक शहर है, लेकिन पिछले 3-4 महीना के वहाँ के जो डीसी साहब हैं, उन्होंने उसकी हालत बदल के रख दी है। मुज़फ्फरगढ़ जो है वो मतलब चोरी डकैती के लिए मशहूर हुआ करता था। अब मुज़फ्फरगढ़ में उस्मान साहब हैं, उस्मान जप्पा साहब, उन्होंने इसकी मुज़फ्फरगढ़ कम लगता है, वो हमारे दोस्त ने बताया था एक वीडियो में कि मुज़फ्फरगढ़ जो है वो अब आपको एम्स्टर्डम जैसे बाज़ार वहाँ पे नज़र आएँगे। कौन से शहर में? जो कि जराइम का गढ़ हुआ करता था। आप रहीम यार खान की बात करें, तो ज़हीर जप्पा साहब वहाँ से डीसी हैं। अब देखें कि ये कच्चे का इलाका वहाँ था। अब आपने सुना कि भी कच्चे के इलाके में कोई हादसा हो गया? क्योंकि जप्पा साहब ने कच्चे का इलाका जो है वो मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक ज़ीरो कर दिया है। वहाँ से उसकी हर चीज़ जो है वो उठाकर वहाँ फेंकी है कि जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसी तरह आगे जाके बिलाल सलीम साहब हैं, वो माशाल्लाह जितना काम कर रहे हैं, डीसी हैं जनाब, वो आगे जाके उन्होंने जितना काम किया है, तो ये तमाम नौजवान ऑफ़िसर हैं जो मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक राजनपुर में हैं, बिलाल सलीम साहब जो हैं डीसी हैं। तो ये जो मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक जिनके मैं नाम ले रहा हूँ दोस्तों के, ये इसके अलावा बाकी शेखुपुरा में मार्च साहब हैं, नीचे एसी इमरान हराल साहब हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो माशाल्लाह जिन्होंने पूरा महीना मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक मरियम नवाज़ के जो मेहमान हैं, जो रोज़ादार हैं, उनके रोज़े खुलवाए हैं, उनकी खिदमत की है। रोज़े खुलवाने के साथ-साथ इन्होंने जो शहर का नज़्म-ओ-ज़ब्त है, उसको सँभाला है, खूबसूरती पर तवज्जो दी है। अब वही शहर, ऐसा लगता है कि हर शहर लाहौर लगता है। अभी मैं सहूलत बाज़ार जो है वो लिया की एक ट्वीट कर रहा था, तो वो लाहौर लग रहा था। जैसे लाहौर में सहूलत बाज़ार है, वहाँ पे लिया में भी सहूलत बाज़ार है। तो ये लिया के लोग भी लाहौरियों की तरह जाकर वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके बेहतरीन तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। तो आखिरी दिनों में जो रमज़ान मरियम नवाज़ के मेहमान हैं, वो इन दस्तरखानों पर जो मरियम नवाज़ का दस्तरखान है, वहाँ पर जाकर जिस तरह से रोज़े खोल रहे हैं और दुआएँ दे रहे हैं, वो दुआएँ हैं जो मरियम नवाज़ से और उनकी टीम से इतना बड़ा काम ले रही है। अल्लाह पाक इन तमाम अफ़सरान को, पंजाब के हर ज़िले के एसी, डीसी जो कि काम कर रहे हैं और उनके काम नज़र आ रहे हैं, अल्लाह पाक इनको मज़ीद हिम्मत दे, हौसला दे, हमारी दुआ जो है उनके साथ है। सलामत रहें, खुश रहें, इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें। आज 27वीं का रोज़ा खोलते वक़्त हमारे हक़ में भी दुआ करना मत भूलें। मेरी भी दुआएँ आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।